Okay, last time upon design the lap joint for the plates of size 100 by 12 mm, and this is a printing mistake. 1100 not it is 100 by 8 mm thick connected so as to transmit a factor load of 80 kilonewton of 16 mm diameter boards of grade 4.6 and plates of 410 grades, isn't it? म्हणजे लास्ट टाइम हमने एक लैब जॉइंट डिजाइन करना था, उस बारे में डिस्कशन हुआ था। पहले से बता दो, डिजाइन मीन्स इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन नाउ, बिकॉज इन डिजाइन यू हैव टू डिसाइड the whatever the required factors of the target, that is if you want to prepare a joint means आपको उस joint बनाने के लिए जिन सारे चीजों की जरूरत है, that all you have to decide or you have to suggest so as to achieve the target. Target क्या है? जो भी joint आप बनाओगे उसकी कैपेसिटी कम से कम 80 किलोन्यूटन होनी चाहिए, is it? 80 किलोन्यूटन से कम नहीं होनी चाहिए. Okay, so how much the is it? यहाँ पे देखिए, last time design means you have to go for what are the factors? You have to decide the diameter of the board. Second, what is the number of boards to be provided? What should be the pitch of board should be provided? What should be the age distance to be provided? Now you have to calculate these things, and it should be according to the norms of the IS code. याच्यामध्ये IS कोड ने क्या बोला है? मिनिमम पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 डी. जो भी डायमीटर ऑफ बोल्ट यू आर गोइंग टू सजेस्ट multiplied by 2.5 should be the minimum. Remember, it is a minimum pitch should be provided. Below this pitch is not allowed by IS code. Edge distance IS code allows 1.5 D0. D0 is D plus 2 mm, isn't it? So the diameter of bolt plus 2 mm should be the value of D0. तो ये बनेगा आपका मिनिमम वैल्यू है. ओके, सो 2.5 डी मिनिमम पिच रखना है, 1.5 D0 मिनिमम एज डिस्टेंस रखना. आप इससे ज्यादा सजेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो द डायमीटर यू हैव टू सजेस्ट नंबर, पिच एंड एज. सो व्हाट एवर यूर सजेशन फॉर दीज 3-4 फैक्टर्स, it should capable to carry at least load of 80 kilonewton. आप जो भी जॉइंट बनाने जा रहे हो उसकी कम से कम कैपेसिटी 80 किलोन्यूटन होनी चाहिए. 80 से ज्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट शुड नॉट बी लेस देन 80 किलोन्यूटन. दैट वाज आवर प्रीवियस डिस्कशन, isn't it? नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. जैसे देखा था, how much is the load you have to carry? 80 kilonewton. How much is the diameter of bolt you have to provide? 16 mm diameter. If it is not given, suppose, और योर डिप्लोमा, आपके डिप्लोमा के लिए डायमीटर दिया जाता है. जब आप डिग्री में आओगे तो ये डायमीटर भी आपको तय करना होगा. आप डिप्लोमा के तौर पे डिजाइन कर रहे हो, आपको डायमीटर दिया जाता है. सो डायमीटर 16 mm डायमीटर ऑफ द बोल्ट प्रोवाइड करना है. अब बाकी क्या रहा? तो डायमीटर दिया हुआ है, अब 3 ही चीजें बाकी रह गई. कौन कौन से 3 चीजें बाकी रह गई? एक तो डायमीटर दे चुके आपको, अब कितने नंबर लगेंगे? हाउ मच पीस शुड बी प्रोवाइडेड एंड हाउ मच एज डिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड. तीनों तो बात है, और ये प्रोवाइड करने के बाद स्ट्रेंथ 80 आनी चाहिए. बस इतना ही काम बाकी है. तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे, देखिए डिजाइन लैब जॉइंट, ओके, कौन कौन से स्टेप्स करना होगा? अब आपको नंबर ऑफ बोर्ड्स फाइंड आउट करना है. एक पहले तो बात हो गई डायमीटर ऑफ बोर्ड, अब दूसरा है नंबर ऑफ बोर्ड, है ना? तो नंबर ऑफ बोर्ड कैसे करोगे? देखिए नंबर ऑफ बोर्ड बनाने के लिए अब सीधी सी बात है. सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDPB, isn't it? ये दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है. ध्यान से सुनो, आप डिजाइन कर रहे हो भाई. डिजाइन में आपको जब भी स्टार्ट करना है थोड़ा सोचना है ठीक तरह से.
डिजाइन का अगर फंडामेंटल्स क्लियर करना है तो ये डिस्कशन बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठना चाहिए। ठीक है, आपको डिजाइन करते समय देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट शुड बी द वैल्यू, VDSB एंड VDPB में से जो भी मिनिमम है उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बोलते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट? तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी एक बोल्ट बिना फेल हुए, ना शियर में फेल होगा ना बेरिंग में फेल होगा, दोनों तरफ ना फेल होते हुए हाउ मच इज द मैक्सिमम लोड इट कैन कैरी। सपोज एक बोल्ट का स्ट्रेंथ आ गया, सपोज एक बोल्ट का स्ट्रेंथ आ गया 40 किलो न्यूटन मान लीजिए। तब तक कैसे निकाला आपने? VDS भी निकालेंगे, VDP भी निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालना ये तो पता है आपको। तो ये दोनों निकालने के बाद उसमें से मिनिमम सपोज 40 आ गया। ठीक, तो 40 किलो न्यूटन इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट। यानी अगर आप एक बोल्ट प्रोवाइड करोगे तो ये 40 किलो न्यूटन कैरी कर सकता है। आपका टारगेट कितना कैरी करने का है? 80 किलो न्यूटन। अगर आप इस जॉइंट में ठीक है ना, एक बोल्ट डालोगे तो कितना लोड कैरी करेगा वो? 40। आपको कितना कैरी करना है? 80। अगर एक बोल्ट 40 कैरी कर रहा है तो 80 किलोटन कैरी करने के लिए नेचुरली दो लगेंगे। यानी कैसे किया आपने? 80 इज द लोड डिवाइडेड बाय 40 इज द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इजंट इट? तो ये स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ये दोनों में से निकालेंगे, है ना? तो वो दोनों में से जब निकलेंगे तो ये स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मिलेगा। लोड आपके पास है, डिवाइड करने के बाद सपोज आ गया 2.3, तो आपको कितने बोल्ट डालेंगे? 2.3 तो पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू प्रोवाइड 3 बोल्ट्स। ओके, सो हाउ द नंबर्स आर डिसाइडेड? वंस अगेन, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ यानी एक बोल्ट कितना लोड कैरी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक बोल्ट डाल दूं तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल तब तक उसकी स्ट्रेंथ अगर 40 है, तो एक बोल्ट जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे मैं 40 लोड पुटअप कर सकता हूँ, है ना? तो 40 लोड डालने से यहाँ पे एक बोल्ट कैरी कर सकता है 40 किलोमीटर। लेकिन हमें कितना कैरी करना है? हमें 80 कैरी करना है। तो 80 कैरी करने के लिए यहाँ पे एक बोल्ट नहीं, कम से कम 2 बोल्ट की जरूरत लगेगी, है कि नहीं? तो कैसे निकाला नंबर ऑफ बोल्ट? जितना लोड कैरी करना है वो डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यू विल गेट नंबर ऑफ बोल्ट्स। तो नंबर ऑफ बोल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर एक बोल्ट की स्ट्रेंथ यानी ताकत यानी उसकी कैपेसिटी अगर 40 है तो 80 कैरी करने के लिए कितना लगेगा? सो लोड इज द 80, 40 इज द स्ट्रेंथ, डिवाइड करने के बाद फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने के लिए आप देखिए, आपको पहला क्या करना है? पहली बात तो आपको एक पहली स्टेप करनी है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के लिए VDSB। ठीक है, अब VDSB का फॉर्मूला क्या है? FUB अपॉन √3 इंटू ब्रैकेट NN इंटू ANB इंटू 1 अपॉन गामा MB। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? देख लेते हैं। FUB का वैल्यू दैट इज गिवन टू यू 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट है तो 400 हुआ। लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट में NN इक्वल टू 1 आता है ना। देखिए एक बोल्ट लैप जॉइंट यानी दो प्लेट और लैप कर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जब बोल्ट प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे एक प्लेन में ही फेल होगा, वो यहाँ पे एक प्लेन में ही फेल होने वाला है, तो NN इक्वल टू 1 आएगा, है कि नहीं? अगर बट जॉइंट डबल कवर वाला होता जैसे ऐसे, देखिए लास्ट टाइम जैसे नहीं बताया था, फिर भी जाते जाते एक बार रिवाइज करके जाऊंगा। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक प्लेट उसके ऊपर एक और प्लेट लगा है, नीचे एक और प्लेट लगा है, और यहाँ पे अगर बोल्ट डाला, ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है, ऊपर नीचे एक एक प्लेट डाल के यहाँ पे अगर बोल्टिंग किया आपने, तो इस बोल्ट को देखो कितनी जगह फेल होना होगा। यहाँ पे एक फेल होना होगा और यहाँ पे एक फेल होना होगा। तो यहाँ पे NN इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो ये NN इक्वल टू 2 की बात हुई। ये आपका लैप जॉइंट है, NN इक्वल टू 1 आए, तो NN इक्वल टू है आपके पास, FU भी है आपके पास, गामा MB 1.25। अब ANB कितना आता है? ANB इज इक्वल टू आपका जो 16 mm डायमीटर का बोल्ट है, सो ANB इज इक्वल टू π/4 16 mm इंटू 0.78। ये आपका रिडक्शन फैक्टर है नेट के लिए। तो ये कितना आता है देख लो, 1
आ जाएगा, देखेंगे। हाँ, किती कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा। 156. हाँ 156, 150 पॉइंट समथिंग है ना, सो 150, पॉइंट। हाँ तो 157 लिया जाएगा तब तक। चलिए, तो ये ए एन भी आपके पास है, ये आपके पास है, ये है, ये है, तो इसका वैल्यू तो मिल गया आपको। और अब देखता है का, वी आर इन फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डिजाइन, जहाँ पे आपकी सोच बनना जरूरी है। डिजाइन के स्टेप्स तो अपने आप याद आएंगे आपको, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। एक बार लॉजिक समझ में आ जाए ना, तो डिजाइन अपने आप आ जाता है। ठीक है ना, लॉजिक यानी क्या, आपको क्या बनाना है, जब ये आपके माइंड में सेट हो जाता है ना, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी हो तो समझ में आएगा। मान लीजिए आपको बिरयानी करनी है, तो बिरयानी करने के लिए आपके दिमाग में अगर उसका प्रोसीजर पता है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं क्या क्या चीजें लगने वाली है। ठीक है ना, सब चीजें अपने आप अपने ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी, और जैसे याद आएंगे तो उसका प्रोसीजर भी याद आएगा आपको। यानी आपको डिजाइन का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जब वो समझ में आएगा ना, तो सब बात सब ठीक हो जाएगी। डिजाइन तो कोई भी पढ़ाएगा, लेकिन आप फंडामेंटल मेरे से क्लियर कर लो। देखो ठीक तरह से फिर से बता रहा हूँ, मुझे चाहिए डिजाइन। डिजाइन यानी मुझे कुछ चीजें डिसाइड करनी है। डिसाइड करने के लिए मुझे डायमीटर, नंबर ऑफ बोल्ट, पिच और एज डिस्टेंस चाहिए, जिसमें से मेरे को पहले ही डायमीटर दे चुके हैं। मुझे चाहिए नंबर, तो नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए मुझे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट चाहिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक वीडीएसबी और एक वीडीपीबी, राइट। अब वीडीएसबी और वीडीपीबी में से कौन सा लेते हैं हम लोग, जो मिनिमम आता है वो लेते हैं। यहाँ तक तो पता है आपको, तो पहले वहां पे आ जाता हूँ। तो इसका वैल्यू आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एफ यू भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब कुछ है आपके पास। सपोज दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 29 किलोमीटर, तब तक मान लीजिए। ठीक है, यानी अगर आप एक 16 mm डायमीटर का बोल्ट लैप जॉइंट के लिए यूज करोगे, तो एक बोल्ट 29 किलो न्यूटन तक का लोड इस तरह से हॉरिजॉन्टल में फेल ना होते हुए ले सकता है। Okay, that is your for shearing. Then what about bearing? You have to calculate another strength, that is bearing, no? So what is the second one? The second one is bearing. So bearing का क्या formula है? VDPB is equal to, है ना, 2.5 kb into D into T into FU upon gamma M1. Okay? अब इसमें से देखिए, इसमें से आपको डायमीटर पता है ना, डायमीटर है आपके पास 16 mm का, एफ यू है 410, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 1.5 है। व्हाट अबाउट दिस यार, देखिए देखिए आप डिजाइन साथ स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से सोचो। मैं पहले आपको सीधे रास्ते लेके चलता हूँ, आप ही सोचते, मैंने बोला ना पहले, सभी कुछ आप ही बताओगे मुझे मुझे बस आपकी खाली माइंड का इल्यूजन बनाना है, आपका माइंड का सोचने का तरीका आपको बताना है। जैसे आप सोचते जाओगे आंसर तो अपने आप ही दोगे मुझे। देखिए मुझे क्या चाहिए, वीडीएसबी वीडीपीबी में से जो मिनिमम है वो चाहिए। किस लिए, स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड निकाली, किस लिए, नंबर ऑफ बोर्ड निकालने के लिए। ठीक है, अब वीडीएसबी में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पता चला मुझे, देख वीडीएसबी में मुझे सब कुछ है, एवरीथिंग इज विद मी, आई कैन कैलकुलेट इट। सपोज आई गॉट इट इन 29, देन व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग। अब दूसरा जो पार्ट है वो वीडीपीबी है। अब वीडीपीबी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए मैं देख रहा हूँ, जिसमें टी है सब कुछ है, खाली केवी चाहिए। अब केवी देखिए क्या है भाई, केवी के लिए चाहिए, पहली वैल्यू है ई अपॉन 3d0, दूसरी वैल्यू है पिच अपॉन 3d0 माइनस 0.25, थर्ड वैल्यू है एफ यू बी अपॉन एफ यू, और फोर्थ वैल्यू है 1, राइट। तो ये वैल्यू मेरे को चाहिए। इसके लिए मुझे चाहिए केबी, केबी के लिए मुझे चाहिए एज डिस्टेंस, मुझे चाहिए पिच, ये तो मेरे पास है नहीं। देखिए एज्यूम करके नहीं चलेगा, डिजाइन में एज्यूम नहीं करते भाई, डिजाइन में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, कब एज्यूम करना और कब नहीं करना ये दिमाग में बिठा लो। हमने आपको बोला आपको एग्जाम में पास होना है, आपने बोला हाँ आई एज्यूम आई एम पास, ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए आपको लोग मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम देनी पड़ेगी, तब मार्क्स निकल आएंगे, तब आपका रिजल्ट आएगा। एज्यूम करके नहीं चलेगा ना, एज्यूम करके नहीं चलेगा। तो एज्यूम करना नहीं है, यहाँ पे डिजाइन करना है आपको। तो एज डिस्टेंस के लिए आईएस कोड जो बोला है वो कम से कम 1.5 d0 के नीचे चलता है क्या रे, बोलो ना मुझे, 1.5
1.5D0 के नीचे चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो जो भी आप डिसाइड करोगे ये 1.5D0 के ऊपर ही डिजाइन करोगे ना, क्योंकि तो उसके नीचे अलाउड ही नहीं है। तो 1.5D0 तो वहां से स्टार्ट होगा आपका वैल्यू। पिच का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? पिच का वैल्यू स्टार्ट होगा 2.5D से, यानी यहाँ से ऊपर जाएगा, इसके नीचे आ नहीं सकते। यानी ये मिनिमम वैल्यू आप ले सकते हो, ये मिनिमम वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए मुझे ये भी देखना है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो भी कम ना हो जाए, ठीक है। मैंने आपको अभी पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व ये एक्सप्लेन करके बताया। अब करना क्या है, सोचना क्या है, देख लीजिए। एक बात, ये बेरिंग की वैल्यू, सॉरी शेयर की वैल्यू कितना हुआ भैया? शेयर का वैल्यू हुआ 29 किलोन्यूटन। ओके, शेयर का वैल्यू 29 है, यानी एक बोल्ट अगर शेयर में फेल होना है तो 29 से ऊपर लोड नहीं ले सकता, 29 तक ले सकता है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिए। दूसरी वैल्यू वीडीपीवी चाहिए। अब ये वीडीपीवी के लिए मेरे को केबी की जरूरत है, और केबी के लिए ये दो चीजें जरूरत है, ई और पी। जब तक ये मेरा फाइनल ना हो जाए तब तक मुझे ये वैल्यू नहीं मिलेगी। जब तक ये वैल्यू नहीं मिलेगी, व्हाट इज बोल्ट वैल्यू? बोल्ट वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ व्हिच वन? वीडीएसबी एंड वीडीपीबी, दोनों में से मिनिमम है ना, दोनों में से मिनिमम यानी बोल्ट वैल्यू है, बराबर है कि नहीं? तो दोनों में से जो मिनिमम, वो वैल्यू अगर मिनिमम है तो ये वैल्यू तो मेरे को पता चला है 29। ध्यान से सोचो, देखो फिर से बता रहा हूँ, सोचने के दो तरीके हैं। यहाँ पे दो तरीके का डिजाइन है, मैं बता दूं आपको। एक 29 मेरे को पता है, अब ये दूसरी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते समय मुझे दिक्कत आ रही है ई और बीच में, ठीक है। अब दो तरीके से सोच सकते हैं। देखिए, ये वीडीपीबी जो है ना, इसका वैल्यू अगर 20 आ जाए, ध्यान से सुनो, 20 आ जाए तो बोल्ट वैल्यू कितना होगा रे? बोल्ट वैल्यू होगा 20, यानी जो बोल्ट हमारा शेयर में 29 ले सकता था, आपके गलत डिसीजन ऑफ ई एंड पिच की वजह से वैल्यू 20 आ रहा। ये आप डिसाइड करोगे ना, ये आप डिसाइड करने के बाद अगर ये वैल्यू 20 आया तो ये आपका डिसीजन है। तो ये डिसीजन से बोल्ट वैल्यू जो 29 बन सकती थी, लेकिन ये आपने गलत चूज करने की वजह से ये वैल्यू 20 हुआ, और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का वैल्यू 29 के बजाय कितना हुआ? 20 हुआ। यानी उस ही बोल्ट का उतना ही पैसा दिया, आपका गलत डिसीजन की वजह से वो 29 कैपेसिटी के बजाय 20 कैपेसिटी का बन गया। दैट इज योर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, है ना। तो कौन सा सही हो सकता है? इस तरह से एज और पिच हम सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से एज एंड पिच हम सिलेक्ट करेंगे, ताकि ये वीडीपीबी का वैल्यू भी, ये वीडीपीबी का वैल्यू भी कम से कम 29 आ जाए, या 29 से ज्यादा आ जाए। देखो, ये वैल्यू सपोज 34 आ गया, तो बोल्ट वैल्यू क्या होगी? 29 34 में से 29 होगी, जो पहले भी 29 ही थी। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने से मेरी वैल्यू 34 आ गई। 34 आने से मेरा जो स्ट्रेंथ ऑफ शेयर कितना था? 29, वो कम हुआ क्या? ये 34 है, 29 स्ट्रेंथ 29 ही रह गई। यानी मैंने स्ट्रेंथ, मेरी डिसीजन की वजह से ये कम नहीं हुआ, मेरे डिसीजन की वजह से 29 का 29 ही रहा। समझ रहे हो क्या, किस तरह से सोचना है? ये डिजाइन है, डिजाइन में मार्क्स 100% मिलते हैं। अब इतने सालों से ट्यूशन में देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को कम से कम हर साल 5-6 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेते आए हुए। तो सोच अगर सही रही ना तो 100% मार्क्स मिलते हैं। दिस इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, पास होना तो कोई भी बनेगा, इसमें फेलियर होने का बहुत चांस कम है, लेकिन स्कोर करने के लिए फंडामेंटल चाहिए। तो फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाए तो 100 आउट ऑफ 100 मिलता है। तो डिजाइन इज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर हमने एज और पिच डिस्टेंस सही तरीके से सिलेक्ट किया, और इसका स्ट्रेंथ अगर 34 आ जाए, तो ये वैल्यू मेरी 29 की 29 ही रहेगी। मेरे डिसीजन की वजह से ये वैल्यू कम नहीं हो रही। मैं इस पे इतना क्यों जोर दे रहा हूँ? तो ये वैल्यू आई कहाँ से? देखो ना आप, ये वैल्यू आई यहाँ से। इसमें आपने कुछ तय किया क्या? एफ यू दिया हुआ है, एन एन लैब जॉइंट की वजह से वो दिया हुआ है, ए एन बी 16 mm डायमीटर का बोल्ट वो दिया हुआ है, 1.25 वो भी दिया हुआ है। ये आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप डिजाइनर हुआ तो भी ये आपको दिया हुआ फिक्स्ड मटेरियल है, तो ये तो बनेगा ही वैसे।
ये मैं ना मैं इसको कम कर सकता हूँ ना मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट गिवन पार्ट. आई हैवंट डिसाइडेड एनी फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना. इस एक्सप्रेशन में से कुछ भी चीज मैंने मान के नहीं लिया है, मैंने डिसीजन नहीं लिया है, मैंने सजेस्ट नहीं किया हुआ है. ये सब कुछ आपके गिवन डाटा में से आ रहा है. यानी ये वैल्यू मेरी 29 की 29 ही रहेगी, उससे कम हो ही नहीं सकती. यानी ये 29 से मुझे अगर स्ट्रेंथ कम हो गई तो मैं बोलूंगा यार 29 बन सकती थी, आपकी गलत डिसीजन की वजह से वो 29 से कम आ रही. 29 के ऊपर तो जा नहीं सकते. क्यों? 29 ये वैल्यू है. आपने ये दूसरा वैल्यू जो अभी जो मैंने बताया, ये वैल्यू बनाया आपने, ठीक है ना. ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू आपने बनाया 34. कोई फायदा है? 34 और 29 में से 29 ही स्ट्रेंथ आएगी. तो आप कितना बनाओगे? तो देखिए, ध्यान से सुनो. देखिए, ऐसा एज, ऐसा पिच आप सजेस्ट करो कि जिसकी वजह से वीडीपीबी का वैल्यू अगर 29 आ जाए तो ये वैल्यू भी 29 है, ये वैल्यू भी 29 है, दोनों भी 29 29, ना कोई कम ना कोई ज्यादा. स्ट्रेंथ बनी रहेगी 29 की 29. समझे? इस तरह से सोचना. हाँ देखिए ना, आप अगर ये 34 लेके आए, सपोज ये 34 लेके आए, कोई फायदा नहीं ना. 29 से 34 ज्यादा हुआ लेकिन स्ट्रेंथ 29 ही रही, तो स्ट्रेंथ 29 से कैलकुलेट करूंगा ना मैं, 34 से नहीं कैलकुलेट करूंगा. यानी ज्यादा करके भी फायदा नहीं है. यानी आपको, आप किसी को खिला रहे हो, है ना, पार्टी वगैरह दे रहे हो, चल भाई खाना खाएंगे बोल के खिला रहे हो उसको, ठीक है, उसका पेट भरने के बाद आप उसके सामने सोना भी रखोगे तो कोई फायदे की बात है? कोई फायदा नहीं. क्यों? तो वहां उसका सेटिस्फेक्शन हो चुकी है. 29 आ गया तो खत्म हो गया, उसका आगे तो मुझे कुछ फायदा नहीं है. आपने 34 भी किया, सपोज इसका स्ट्रेंथ तो 57 भी लाया आपने, कोई वैल्यू नहीं उसकी. तो जो स्ट्रेंथ बनेगी वो 29 ही बनेगी. ठीक है. तो ये पहला तरीका. आप देखिए ध्यान से, इसमें दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. एक, मैं मान के चलूंगा, क्या मैं मान के चलूंगा कि मैं आई हैव डिसाइडेड सच एज डिस्टेंस, सच पिच डिस्टेंस, सो दैट माय वीडीपी वैल्यू इज ग्रेटर देन 29. ये मेरे हाथ की बात है ना यार, ये तो मैं तय करूंगा पिच और ये. मैंने कर लिया, कैसे कर लिया बाद में देखेंगे. अभी इतना कहूंगा इस स्टेप के दरमियान कि आई हैव यूज्ड अ पिच एंड एज डिस्टेंस इन सच ए वे दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ वीडीपीबी एट लीस्ट 29 या 29 से ज्यादा आएगी, ऐसे मैंने मान लिया है. क्या करना है वो बाद में देखेंगे, पहले डिजाइन खत्म करते हैं. ठीक है. यानी बात ऐसी हो गई. अब इधर, हाँ, ये पहला वैल्यू हुआ 29. एक वैल्यू बनाएंगे वीडीपीबी, सॉरी वीडीएसबी का वैल्यू. दूसरी वैल्यू को क्या बोला मैंने, वीडीपीबी को, वीडीपीबी इज इक्वल टू वीडीएसबी. ऐसे आने वाला मैं सिलेक्ट करूंगा बाद में, हाँ करूंगा ना. पिच और एज डिस्टेंस दोनों इक्वल आने जैसा मैं सिलेक्ट करूंगा बाद में. कैसे करना बाद में देखेंगे ना. ठीक है. तो ये 29, ये 29, तो स्ट्रेंथ कितनी बनी? 29. देन व्हाट इज नंबर ऑफ बोल्ट? सो नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ. तो लोड है 80 डिवाइडेड बाय 29, कितना हुआ? सो इट कम्स टू बी नियर अबाउट 3, है ना, 3 होता है ना. 89 डिवाइडेड बाय 29 कितना हुआ रे? 27, 2.7. 2.7, यानी वो 3 बन गया. ठीक है. यानी आपको कितने वोल्ट्स डालने होंगे? 3. ओके. फिर से देखो, मैंने वीडीएस भी निकाला, क्यों? तो मुझे इसमें सारा पार्ट पता है, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं. मैं आई हैव कैलकुलेटेड दिस पार्ट. पहला तरीका बता रहा हूँ. तो ये हुआ वीडीएसबी की वैल्यू. अब वीडीपीबी की वैल्यू के दरमियान मेरे को पिच और एज डिस्टेंस की दिक्कत आ रही, तो मैंने इस स्टेज पे बोला कि मैं बाद में सिलेक्ट करूंगा, करना है मुझे, लेकिन पहले डिजाइन खत्म करूंगा. मैं इस तरह से एज और पिच डिस्टेंस सिलेक्ट करूंगा कि जिसकी वजह से ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएंगी. तो ये भी 29, ये भी 29, तो मेरा स्ट्रेंथ हुआ 29. तो मैं नंबर ऑफ बोल्ट निकाल के खत्म करूंगा. यानी आई विल से यू हैव टू प्रोवाइड 3 बोल्ट्स. ओके. अंडर व्हाट सिचुएशन? ये 3 बोल्ट कब बनेंगे? जब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 29 रहेगी. तो मुझे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 29 रखनी है, याद रखिए. हाँ, सही है. ओके. यहां तक आ गए. अब देखिए,
आज क्या तारीख है? 10/9। ठीक, अब देखो क्या क्या हो गया था। अब पहला VDESB निकालते हैं, ये हो जाएगा, ये 29 किलो न्यूटन आता है। ओके, दूसरा वैल्यू एज डिस्टेंस पिच डिस्टेंस आई हैव assumed in such a fashion that so I will get VDPB equal to VDSB equal to 29 किलो न्यूटन, या 29 से ज्यादा आया VDPB तो भी चलता है, लेकिन VDPB की वैल्यू कम से कम 29 से ज्यादा या 29 तक होनी चाहिए। इस तरह से मैं एज और पिच डिस्टेंस सिलेक्ट करूंगा। कैसे सिलेक्ट करना बाद में देखता हूँ। अब तीसरी बात, ठीक है, अब प्लेट के बारे में आ जाता हूँ। अब जो भी प्लेट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका स्ट्रेंथ तो पता है आपको, TDN के बारे में है ना, क्या है वैल्यू उसका? 0.9 सही इंटू ब्रैकेट पर पिच होता है, वो पर पिच होता है हाँ? पिच माइनस D0 इंटू T इंटू FU अपॉन गामा m, यानी ऐसे ही है 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा m, ये वैल्यू है। IS कोड में दिखाया था मैंने, नेट एरिया यानी पिच माइनस D0 इंटू T। अब ये वैल्यू है, ठीक है, ये कितना है आपका वैल्यू? 29। ये कितना लिया आपने? 29 आने जैसा ले लिया मैंने। अब तीसरी वैल्यू देखो क्या आनी चाहिए। अगर थर्ड वैल्यू 20 आ जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा? आखिरी आपको 80 किलो न्यूटन जो स्ट्रेंथ है वो जॉइंट की चाहिए। तो जॉइंट की स्ट्रेंथ ये 20 होने से, जब 29 स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट थी तब 3 बोल्ट आ रहे थे, अगर ये 20 हुआ तो 20 से 3 बोल्ट का ताकत कितना होगा? 60 होगा। और आपको कितना ट्रांसफर करना है? 80 किलो न्यूटन। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यानी ये वैल्यू भी कम से कम 29 आनी चाहिए। ये अगर वैल्यू 29 आ जाए तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट नाउ? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज, पता है ना आपको, बोल्ट के लिए मिनिमम ऑफ 2 होता है और जॉइंट के लिए मिनिमम ऑफ 3। इसमें कौन से होते हैं? VDSB VDPB। इसमें कौन से होते हैं? VDSB VDPB और TDN। ये तीनों में से मिनिमम होता है। ये जॉइंट की स्ट्रेंथ, और हमें 80 किलो न्यूटन जॉइंट पे डालना है, तो जॉइंट की स्ट्रेंथ 80 होनी चाहिए। और 80 कब होगी? जब बोल्ट वैल्यू 29 होगी, जब आप 3 बोल्ट प्रोवाइड करोगे, है कि नहीं? 3 वोल्ट तो आपने तय किया हुआ है, कौन से हालात में? 29 की स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ भी 29 आना चाहिए ना, तो ये 29 आना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो ये 29 आना चाहिए। ये 29 आने के लिए तो ये वैल्यू मैं 29 इंटू 10⁻³ रखता हूँ। अब देखिए क्या क्या हुआ। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, क्या मिलेगा इसमें से? पिच। ये 29 क्यों लिया समझे? देखिए ये 29 आया। दूसरा, मैंने किस तरह से लेना है E और B मैं बाद में लूंगा, लेकिन इतना पक्का है कि मेरी VDPB की वैल्यू कम से कम 29 आएगी, ऐसे मैं इसको एज्यूम करूँ। ठीक है, 29 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वैल्यू 29 से कम नहीं आएंगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। मैं डिजाइन कर रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा ये वैल्यू 29 से कम आने नहीं दूंगा मैं, पक्का। 29 तो कम से कम आएगी। अगर ये 29 आएगी तो दोनों में से बोल्ट वैल्यू 29 हो, बोल्ट वैल्यू 29 हुए तो नंबर ऑफ बोल्ट आ गए 3। अगर 3 नंबर आपको 80 किलो न्यूटन लोड लेने के लिए जारी रखना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट भी तो तीनों में से जो है वो मिनिमम होता है। तो तीनों में से ये वैल्यू, अगर थर्ड वैल्यू 29 से कम हो जाए तो नहीं चलेगा। ये वैल्यू भी 29 या 29 से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला 29 से ज्यादा जाके कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको 29 को 29 रखा यहाँ पर। TDN का वैल्यू 29 आना चाहिए, उससे कम हो जाएगा तो नहीं चलेगा। इसके लिए ज्यादा हुआ तो फायदा नहीं। देखो इसका अगर सपोज वैल्यू अगर 72 किलो न्यूटन, तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट? 29 29 72। Is it? No, then it will becomes 29, है कि नहीं? तो 29 ही रहेगी वहां पर। ये 72 के आगे कोई फायदा नहीं। ये भी 29 आ जाए तो चलेगा, इसलिए मैंने इसके जगह 29 रखा। इधर सब कुछ पता है, इसमें से मेरे को पिच मिल गया।
तो ये कैलकुलेट किया हुआ पिच, डिजाइन करते समय हमने ये पिच कैलकुलेट करके बनाया। तो सपोज इसका वैल्यू आ गया 36 mm, तब तक मान लीजिए। हाँ, तो मेरा ये पिच का वैल्यू 36 आ गया। अब आ जाते हैं आईएस कोड की तरफ। आईएस कोड क्या बोल रहा है, भाई तुमने कैलकुलेट किया पिच, वेरी गुड, लेकिन भाई वो जो पिच है वो कम से कम मिनिमम पिच का वैल्यू 2.5 डी से कम नहीं होना चाहिए। तो 2.5 डी का वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू डी, देखो कितना होता है कि नहीं, 32 और 8 40 हो जाता है। तो आईएस कोड बोल रहा 40 से कम मत लो, 40 से कम मत लो। और आपका डिजाइन क्या बोल रहा है, मैंने इधर डिजाइन करने के बाद 36 से कम मत लो, ज्यादा चलेगा ना। देखो कहीं पर भी 90% डिजाइन में ज्यादा चलता है, कुछ एक 10% ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा नहीं चलेगा, कम करना पड़ता है, वो आएगा बात, है ना। ठीक है कि नहीं। देखिए आप बोलोगे मैं डिजाइन कर रहा हूँ, हम डिजाइन लॉस के बारे में कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग समथिंग टू रिड्यूस द लॉसेस, है कि नहीं। अब उसमें क्या होना चाहिए, आपने सारा प्रोजेक्ट डिजाइन किया और आपने एस्टिमेट किया कि देयर आर 10% लॉसेस। अब लॉस मिनिमाइज करने के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें 10% लॉस आ रहा है, ठीक है। तो आपको कौन सा अच्छा है, जिसका लॉस 10% से कम आने वाला अच्छा है, या 10% से ज्यादा लॉस आने वाला अच्छा है कि नहीं। अगर जब आपने डिजाइन करते समय 10% को टारगेट रखते हुए किया और डिजाइन खत्म होने के बाद पता चला कि आपका लॉस 8% हो रहा है, तो इट इज बेटर ना, है कि नहीं। इट इज बेटर, 10% के बजाय आपने 8% ही लॉस किया, वेरी गुड। तो यहाँ पे कम होने वाली बात चलती है। ऐसे कई जगह है डिजाइन में जहाँ पे कम होना भी जरूरी होता है, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ताकत की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटी और स्ट्रेंथ ज्यादा ही होनी चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए, तो ये पिच का चल रहा था हम लोग, तो पिच का वैल्यू 36 डिजाइन के हिसाब से आया हुआ है। कौन से हिसाब से, इसका वैल्यू 29 आने के लिए, क्यों, तो ये दोनों में से मिनिमम 29 है, तो ये भी 29 आना चाहिए। ये 29 आने के लिए पिच का वैल्यू चाहिए 36। अगर मैंने 36 डाला तो आईएस कोड का कहना है 40 से कम मत लो, तो मैं 40 लूंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 40 दिया, ये 36 था, दिखाता हूँ, TDN is equal to 0.9 पिच माइनस D0 इंटू टी। ये जो कर रहा हूँ ना डिस्कशन, ये है पावर सर भैया, समझ रहे हो ना। इससे आपकी दिमाग बनता है। डिजाइन तो सबकी तरफ कैसे भी पढ़ाया जाएगा, कोई वांधा नहीं, लेकिन आप जो माइंड बनेगा ना, जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, जब फील्ड में जाओगे, जब आप इंजीनियर के काम करोगे, तो ये सोच की वजह से आपका पगार ऐसे फटाफट बढ़ते जाएगा। क्योंकि आप जो करोगे ना, तो उसमें इकोनॉमी होगी, उसमें सेफ्टी होगी, है ना। ये इस तरह से सोच बनने के लिए इतना सारा डिस्कशन करना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, ये अगर यहाँ पे दो वैल्यू आए थे ना अभी, डिजाइन से वैल्यू कितना आया 36, आईएस कोड क्या बोल रहा है 40, 36 रखोगे तो कितना आता है वैल्यू 29, चलता है 29 आ जाता है कि नहीं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 36 रखूं तो ये वैल्यू 29 किलो न्यूटन आता है। अब मैं 40 करूं या ना करूं, देख लेते, तुम ही देख लो, तुम ही देख लो। ये 29 से ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा हुआ तो चलता है, तो देख लेते हैं। ये वैल्यू 36 की जगह 40 रखा तो ये ब्रैकेट बढ़ेगा, ये ब्रैकेट बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, 29 से ज्यादा आएगी, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। सही है ना। तो ये 36 की जगह में कितना डालूंगा, 40 डालूंगा। देखो, हर चीज को मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, ऐसे होने से क्या होगा, ऐसे होने से क्या होगा, बाद में आप मेरे को बताते जाएंगे सर इधर से नहीं लेना, इधर से लेना है, क्यों, तो आपकी सोच बन चुकी होती है वहां, ठीक है। तो ये टीडीएन है, तो ये टीडीएन का वैल्यू 29 है, ये पिच का वैल्यू है, तो ये पिच का वैल्यू 36 डिजाइन के हिसाब से आया था, ये आईएस कोड के हिसाब से आ रहा है, ये मिनिमम है, इससे कम नॉट अलाउड है। तो इससे कम अलाउड नहीं बोल के अगर मेरे को 40 डालना है, तो मेरे डिजाइन को चलता कि नहीं देखा मैंने, यहाँ पे अगर मैं 40 डालू तो ये वैल्यू 36 के बजाय 40 आने से ये वैल्यू 29 के बजाय ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ तो 29 की 29 रहेगी,
स्ट्रेंथ 29 के 29 रहने से नंबर ऑफ बोल्ट 3 के 3 ही रहेंगे। ओके, ये है पहला तरीका। ठीक है। तो कौन से स्टेप किस तरह से किया आज हमने देख लीजिए। आता क्या चलना है, देखो एक बात बता रहा हूँ। तो अभी देखो कितने हैं एडमिट बच्चे, कितने हैं देखिए, 7 है, देखिए है ना, 7 8 है। तो और जब मैं डालता हूँ इस पर यूट्यूब और कर देता हूँ, तो बाकी दो बच्चे अगर बाद में देख लेते हैं, दूसरे दिन सुबह तक वो 60 तक जा जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था, अगर आप भी उसी समय आके बैठ जाते हो मेरे सामने, मैं भी आके बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरे भी लिए ये फिक्स समय पे मुझे भी रुकना पड़ता है। अगर एक ट्रायल तरीके से मैं ऐसे करने की सोच रहा हूँ, मैं अभी जैसे लेक्चर दे रहा हूँ इसी तरह से लेक्चर मैं करूंगा और रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, अच्छी तरह से। इसमें कोई दिक्कत आए तो मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। अभी देखिए ना, अभी मैं तो मुझे तो इतना पता है कि जो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में जा रहा है, इसलिए आपकी ठीक ठीक तरह से सोच चल रही है। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आता जाएगा तब आप मेरे को पूछेंगे बाद में, उसके लिए हम समय रखेंगे ना। अभी तो एक्सप्लेनेशन चालू है, जब मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होगा तब हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो इसकी जगह मैं ऐसे करने की सोच रहा था अगले हफ्ते से, कि भाई मैं रिकॉर्ड दिन भर में मेरे हिसाब से मैं आज का लेक्चर रिकॉर्ड करके रहूंगा, ऐसे जैसे अभी किया वैसे पूरा वैसे की वैसे, और आपके लिए डाल दूँ। आपको जब समय मिलेगा उस समय पे आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हुआ तो मेरे को क्वेश्चन करके पूछ लीजिए। हाँ, जब तक ऐसे, यानी आपको भी उसी समय के लिए रुकना पड़ता है बाकी सारे काम छोड़कर। हाँ, तो कुछ इस तरह से सोच रहा हूँ कि तो डिग्री वालों ने तो ऐसे प्रिपेयर किया, उन लोग बोले सर आप रिकॉर्ड बना के डाल दीजिए, हम हमारे समय पे देख लेंगे। तो उनका अभी कल से उनका ऐसा स्टार्ट किया हुआ, तो मैं क्या मेरे मेरे हिसाब से बनाता हूँ, उनके लिए डाल देता हूँ यूट्यूब पे या कभी उनके प्राइवेट इस पर, ठीक है ना, तो फिर वो देख लेते अपने आप से। इस तरह से कुछ सोच रहा था मैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मेरे को बाद में बता दीजिए। अभी 1 मिनट बाकी है, मैं रिवाइज कर लेके रुक जाता हूँ, ठीक है। पहली स्टेप बनाई है हमने VDSB। दूसरी स्टेप बनाने के लिए VDPB के लिए मैंने बोला दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस, so I should not assume any pitch or edge distance. Then the third value TDN, that should be also equal to 29 आने के लिए मेरे को पिच का वैल्यू चाहिए था जो मेरे को मिला। तो ये पिच का वैल्यू आया सपोज 36, लेकिन आई स्पॉट बोल रहा कम से कम 40 चाहिए, तो मैं 40 लूंगा। तो मेरा डिजाइन क्या हुआ, 3 बोल्ट डालूंगा, पिच 40 डालूंगा। अब बचा एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस से कुछ फायदा क्या फर्क पड़ता है नेक्स्ट टाइम में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रुक जाता हूँ। कोई मेरा जो अभी का सजेशन है उस बारे में मेरे को मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू देन।